उसकी फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड होती है? या फिर जब यूएस से कोई गेम खरीदते हैं तो इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कौन और कैसे कन्वर्ट करता है? एग्जैक्टली, इट्स अ जायंट ग्लोबल इकोनॉमिक डांस। और आज हम इस डांस के स्टेप सीखने वाले हैं दोस्तों। ये कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, इट्स द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ हाउ कंट्रीज टॉक टू ईच अदर थ्रू मनी। बिल्कुल। एक देश की इकोनॉमी बेसिकली एक अकेले आइलैंड की तरह नहीं होती। वो दूसरे देशों से इंटरकनेक्टेड है थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ। हाँ। और इस कनेक्शन को समझना इज लाइक गेटिंग अ सुपर पावर टू रीड द फाइनेंशियल न्यूज। आई लव दैट, अ सुपर पावर। इससे पहले कि हम ये सुपर इंटरेस्टिंग सुपर पावर हासिल करें, एक छोटा सा काम। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को डिकोड करते रहें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ना मत भूलना। रेडी फॉर एन ऑसम लर्निंग राइड, लेट्स गो। चलो। आज की हमारी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरैक्शंस। ओके, लेट्स मैप आउट आवर जर्नी। राइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ओपन इकोनॉमी होती क्या है। फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जिसमें करंट और कैपिटल अकाउंट शामिल हैं। इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डाइव करेंगे और एक्सचेंज रेट्स के कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। और एंड में हम गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर आज तक के इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की हिस्ट्री देखेंगे, इंक्लूडिंग इंडियाज ओन इनक्रेडिबल जर्नी। तो लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। तो सबसे पहला सवाल, what is an open economy? In simple terms, an open economy is one that interacts freely with other economies around the world. इसका आसान मतलब है a country that trades, invests and borrows from other countries. इसका opposite है closed economy, जहां सारी economic activity देश के अंदर ही होती है. Right. But today, virtually every economy is an open economy. एक रियल लाइफ एग्जांपल इसको समझते हैं। इमेजिन करो, you want to buy a t-shirt. You have the option of Indian brands, but you also see Zara or H&M in the mall. हाँ, बिल्कुल। ये choice, ये variety is possible only because India is an open economy. You can buy a Spanish brand t-shirt while sitting in Delhi. That's cool, na? बहुत cool. Now let's get into the content discussion. Introduction. So how does this interaction happen? एक open economy basically दुनिया से 3 मेन दरवाजों या चैनल से जुड़ती है। 3 channels, okay. Right. Background. What's fascinating here is, पहले एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए economists often used a closed economy model. But in reality, the world is globalized. So, to understand modern economics, understanding the open economy model is super, super important. Right. It's more realistic. Exactly. Core logic. Let's look at the 3 linkages. Number 1, the output market. यहाँ goods and services का trade होता है. Consumers and producers domestic और foreign goods के बीच choose कर सकते हैं. More choice. Okay. Number 2, the financial market. यहाँ financial assets जैसे stocks और bonds खरीदे बेचे जाते हैं. Investors can choose between domestic and foreign assets. And number 3, the labor market. Firms can choose where to locate production and workers can choose where to work. But immigration laws इसको काफी restrict करते हैं. तो इसलिए हम पहले 2 लिंकेजेस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एक कंट्री की एग्रीगेट डिमांड पर। फॉरेन ट्रेड इसे 2 तरह से इफेक्ट करता है। जब हम फॉरेन गुड्स खरीदते हैं यानी इंपोर्ट्स, तो पैसा देश के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला जाता है। अच्छा। इकोनॉमिस्ट इसे लीकेज कहते हैं, जैसे एक पाइप से पानी लीक हो रहा हो। लीकेज, गॉट इट। कंक्लूजन। और ऑन द फ्लिप साइड, जब फॉरेनर्स हमारे गुड्स खरीदते हैं यानी एक्सपोर्ट्स, तो पैसा हमारे सर्कुलर फ्लो में आता है। इसे कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन, ओके। तो असली इंसाइट ये है कि एक ओपन इकोनॉमी एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है। हर इंपोर्ट पैसा लीक करता है और हर एक्सपोर्ट पैसा इंजेक्ट करता है। एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो इस टग ऑफ वॉर को कितनी अच्छी तरह मैनेज करता है। ओके, दिस लीकेज एंड इंजेक्शन आइडिया इज सुपर क्लियर। लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, अगर इंडिया में इंपोर्ट्स अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑन इंडियन एग्रीगेट डिमांड? गुड क्वेश्चन। वो एक मेजर लीकेज की तरह काम करेगा। डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं। This can slow down the domestic economy. Makes sense. और अगर मैं एज एन इंडियन इन्वेस्टर यूएस स्टॉक मार्केट में एप्पल के शेयर्स खरीदता हूँ, तो ये कौन सा लिंकेज हुआ? That's the financial market linkage in action. Capital is flowing out of India to purchase a foreign financial asset. Right. आपने कहा कि लेबर मार्केट उतना ओपन नहीं है. Why is that? Isn't it a good thing if people can work anywhere? Theoretically, yes, but in reality, हर country के अपने immigration laws हैं, visa policies हैं, और domestic employment के concerns भी हैं. अच्छा. इसीलिए the movement of labor is much more restricted compared to the movement of goods or capital. Makes sense. एक और चीज, हम एक्सपोर्ट्स को सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन क्यों कहते हैं? Can you explain that again? बिल्कुल। सोचो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक क्लोज्ड लूप है जिसमें पैसा हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के बीच घूमता है। ठीक है। जब एक फॉरेन कंपनी इंडियन सॉफ्टवेयर खरीदती है तो वो पैसा उस लूप के बाहर से अंदर आ रहा है। It's like injecting new money into the system, increasing demand for our goods and services. Right, right. It makes perfect sense. Last question on this. अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई सिंगल करेंसी नहीं है, तो ट्रेड कैसे होता है? How does an Indian company pay a German company? Great question. That sets up our future topics. ये होता है through the foreign exchange market. The Indian company buys euros using rupees at a specific exchange rate. और फिर German company को euros में pay करती है. Perfect. Now pause and practice saying an open economy interacts with the world through 3 channels: the output market, the financial market, and the labor market. In short,
An open economy connects with other countries via trade and finance, affecting its aggregate demand through exports, injections, and imports, leakages. ओके, नेक्स्ट अप द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP, देश का हिसाब किताब। ये नाम आई हैव टू एडमिट थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। It sounds complex, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है. The BOP is a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world. ऑल ट्रांजैक्शंस। हाँ, all economic transactions in a given period of time, typically 1 साल के लिए. सिंपल शब्दों में ये देश का इंटरनेशनल लेजर है. एक रियल लाइफ एनालॉजी से इसको आसान बनाते हैं। इसे अपने घर के बजट की तरह सोचो। Exactly. आप कितना कमाते हो यानी रिसीट्स, और कितना खर्च करते हो यानी पेमेंट्स। BOP देश के लिए ऑन अ ग्लोबल स्केल यही करता है। Perfect. Let's get into the content discussion. Introduction. BOP को समझना is like checking the financial health of a country's relationship with the world. क्या हम ज्यादा खरीद रहे हैं या ज्यादा बेच रहे हैं? क्या हम दुनिया से पैसा उधार ले रहे हैं या दुनिया को उधार दे रहे हैं? इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। Background. हर देश को अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना होता है फॉर पॉलिसी मेकिंग. द BOP प्रोवाइड्स दिस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड व्हिच इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक. राइट। कोर लॉजिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि BOP अकाउंट हमेशा इन एन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस्ड होता है. हमेशा। हाँ, इट्स बिल्ट ऑन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होते हैं, अ क्रेडिट प्लस एंड अ डेबिट माइनस. ओके। क्रेडिट एंट्रीज हैं फॉर ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और डेबिट एंट्रीज हैं फॉर ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन एन आउटफ्लो. और इसके 2 मेन हिस्से हैं, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. करंट एंड कैपिटल, गॉट इट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक और एनालॉजी यूज करते हैं. करंट अकाउंट देश का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसा है, इस साल कितना कमाया और कितना खर्च किया. P&L, ओके। और कैपिटल अकाउंट उसकी बैलेंस शीट जैसा है, देश की एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या बदलाव आया. एक इनकम के बारे में है, दूसरा ओनरशिप के बारे में. वाओ, दैट एनालॉजी रियली हेल्प्स। Conclusion. So, the BOP isn't just a table of numbers, it's a story. It tells us whether a country is living within its means, how it's financing its needs, and how its financial relationship with the world is evolving. That P&L and balance sheet analogy really works. Let's do some cross questioning. BOP में residents का क्या मतलब है? सिर्फ citizens या companies भी? Residents एक broad term है. It includes individuals, firms और यहाँ तक कि government भी. Basically, कोई भी economic entity जिसका center of economic interest country के अंदर है. ओके। अगर एक इंडियन टूरिस्ट लंदन में होटल पर स्पेंड करता है तो क्या वो BOP में रिकॉर्ड होगा, और कैसे? Absolutely. वो एक transaction है between a resident यानी Indian tourist and the rest of the world. ठीक है। Since foreign currency, pound spent हो रही है, it will be recorded as a debit item. Specifically, it's an import of a tourism service. इंटरेस्टिंग। What about the IMF's new classification system, BPM6, जो सोर्सेज में मेंशन्ड है? आपने कहा इंडिया पुराना सिस्टम यूज करता है, इससे कोई कंफ्यूजन होता है? Yes, it can. ग्लोबल लेवल पर जब डेटा कंपेयर करते हैं तब एनालिस्ट को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इंडिया का डेटा पुराने फॉर्मेट में है. अच्छा। द फाइनेंशियल अकाउंट जिसे IMF अब अलग से दिखाता है, कैपिटल अकाउंट का ही एक डिटेल्ड वर्जन है. This shift was made globally to improve transparency, especially after the 2008 financial crisis. So the two main accounts in the old system are? The current account and the capital account. Simple as that. Last question. Why is BOP data so important for the government? Because it directly impacts policy. अगर BOP में constant deficit है, it means the country is losing foreign currency. This can put pressure on the rupee's value. The government might then decide to change its trade policy, जैसे import restrict करना या अपनी monetary policy change करना to manage the situation. Got it. Now practice saying the BOP records all transactions between a country's residents and the rest of the world and has 2 main parts, the current account and the capital account. In short, BOP is the systematic statement of a country's international transactions split into the current account like a P&L and the capital account like a balance sheet. Okay, let's dive deeper into the first account. Unpacking the current account. The current account records the trade in goods, services and transfer payments. Basically, ये वो transactions हैं जो directly देश की income, production और employment को affect करते हैं. Current transactions? हाँ, current not related to long-term assets. Let's take a real life example. जब इंडिया अपने अमेजिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज US को एक्सपोर्ट करता है, उससे होने वाली इनकम करंट अकाउंट में क्रेडिट यानी प्लस साइड पर रिकॉर्ड होती है. इससे फॉरेन करेंसी देश में आई. Right. बट जब हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, वो डेबिट यानी माइनस साइड पर रिकॉर्ड होता है. फॉरेन करेंसी देश से बाहर गई. Perfect example. Now for the detailed content discussion. Introduction. Let's break down the components of the current account. It's simpler than it looks. Think of it as 3 buckets of money flowing in and out. 3 buckets, okay? Background. The final balance of the current account एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. इससे पता चलता है कि एक देश दुनिया के लिए नेट लेंडर है अगर सरप्लस है या नेट बोरोवर है अगर डेफिसिट है. लेंडर और बोरोवर, इंटरेस्टिंग. Core logic, the 3 main components are number 1, trade in goods. इसमें exports और imports of physical goods शामिल हैं. इसे merchandise trade भी कहते हैं. The difference between the value of exports and imports of goods is called the balance of trade, BOT. BOT, got it. Number 2, trade in services. इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, factor income और non-factor income. नेट फैक्टर इनकम है नेट अर्निंग्स फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे एक इंडियन सिटीजन की सैलरी जो अब्रॉड काम कर रहा है. और नेट नॉन फैक्टर इनकम है नेट सेल ऑफ सर्विसेज जैसे शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज.
इन्हें इनविजिबल्स भी कहते हैं क्योंकि आप उन्हें गुड्स की तरह बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते। Invisibles. Okay. अब फ्री रिसीट्स हैं, इनके बदले कोई गुड या सर्विस नहीं दिया जाता। बेस्ट एग्जांपल्स हैं गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेस। जैसे कोई दुबई से अपनी फैमिली को पैसे भेजता है। Right. Remittances. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, अ पर्सिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड कैन बी अ साइन ऑफ वरी। इसका मतलब है कि कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर रही है टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और ये बुरा है. वेल, इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो करना ठीक है, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन के लिए बोरो करना इज लाइक लिविंग ऑन अ क्रेडिट कार्ड। That's a great way to put it. Conclusion. So the current account is a snapshot of a country's trade and one-way transfers. It tells us if we are on balance, earning more from the world than we are spending. Okay, that was very clear. Let's do a quick cross-questioning. What is the main difference between balance of trade, BOT, and current account balance? Balance of trade एक narrow concept है. It only looks at the trade of physical goods. Sieve goods. हाँ. Current account balance एक much broader concept है. It includes goods plus services plus income flows plus transfer payments. सब कुछ. Got it. So, if an Indian student pays university fees in the US, where would that go in the BOP? That is an import of an education service. So it would be a debit item in the trade and services part of the current account. What exactly are remittances, and why are they so important for India? Remittances are money sent by people working abroad to their families back home. They are a huge part of India's current account. Really? Haan, India is one of the world's largest recipients of remittances. It's a stable source of foreign currency inflow and a lifeline for millions of families. Wow. You mentioned a current account surplus means a country is a lender. What does that practically mean? इसका मतलब है कि country foreign currency ज्यादा earn कर रही है as compared to what it's spending on current transactions. Okay. This excess foreign currency can then be used to buy assets abroad or lend to other countries. Basically, the rest of the world is becoming indebted to you. And one more time, why are services called invisibles? Simply because you can't see or touch them. हाँ. आप एक कार को बॉर्डर क्रॉस करते देख सकते हैं, बट आप एक सॉफ्टवेयर कोड को ईमेल होते हुए या एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को होते हुए नहीं देख सकते. Hence, invisible trade. Awesome. Now, practice saying the current account has three parts: trade in goods, trade in services, and transfer payments. In short, the current account tracks the flow of goods, services, and one-way transfers, ultimately showing if a nation is a net lender or a net borrower from the world. अब आते हैं दूसरे account पर, unpacking the capital account. The capital account records all international transactions that involve a change in the ownership of assets. Change of ownership. हाँ, एसेट कुछ भी हो सकता है जिसमें वेल्थ होल्ड की जा सके, मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लैंड, फैक्ट्रीज एटसेट्रा. Let's use a big real life example. अगर एक चाइनीज कंपनी से BYD इंडिया में एक इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री बनाती है, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज अ क्रेडिट, यानी इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन इंडियाज कैपिटल अकाउंट. Perfect. ऑन द अदर हैंड, अगर रतन टाटा यूके में जैगुआर लैंड रोवर खरीदते हैं, तो वो इंडिया के कैपिटल अकाउंट से एक डेबिट यानी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है. Perfect examples. Now let's dive into the content. Introduction. If the current account was about income and spending, the capital account is all about the buying and selling of assets across borders. It reflects changes in the country's international investment position. Income versus ownership. Clear. Background. In a globalized world, capital flows are extremely important. They finance investments, bridge the gap left by current account deficits, and help economies grow faster. Core logic. The key rule is, कोई भी transaction जिससे foreign currency का inflow हो, वो credit है. और कोई भी transaction जिससे outflow हो, वो debit है. इसके main components हैं. Number 1, investments. इसके दो main types हैं. Okay. पहला, foreign direct investment, FDI. ये long term investment है, जहां investor का significant influence या control होता है. Example, building a factory. FDI, right? दूसरा, portfolio investment, FI, FPI. ये short term investment है in financial assets like stocks and bonds, जहां investor का control का intention नहीं होता, बस profit motive होता है. Okay, FDI and FII. Then there are external borrowings, जैसे commercial loans, और external assistance, जो mostly government to government aid या World Bank से loans होते हैं. ठीक है. Real world impact. A healthy capital inflow can be great. It can fund a country's development projects. लेकिन अगर ये hot money है, mostly FI, जो market sentiment बदलते ही जल्दी से निकल सकता है, तो economy में instability भी आ सकती है. Hot money. और economies crash हो गई. Oh wow. लेकिन जहां factories यानी FDI आई थी, वो investors इतनी जल्दी नहीं भाग सकते थे. This shows the importance of stable, long-term capital flows. That's a powerful story. It makes the FDI versus FII difference very real. Let's do the cross-questioning. Can you summarize the main difference between FDI and FII in one line? FDI is long-term and involves control or significant influence. FII is short-term, speculative, and doesn't involve control. Okay. अगर इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोन लेती है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? Capital account में, under external assistance or external borrowings as a credit item, क्योंकि foreign currency इंडिया में आ रही है. Why is buying shares called portfolio investment? The word portfolio is interesting. Because आप कंपनी का एक छोटा सा पार्ट खरीद रहे हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ऐड कर रहे हैं. You're not buying the whole company. You're just a passive investor. Right. And what does a capital account surplus mean? इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में आ रहा है is greater than the Indian investment going abroad. एक नेट कैपिटल इनफ्लो हो रहा है. Okay. Last one, and this is a bit tricky. Why is the purchase of a foreign asset considered a debit item?
Debit sounds negative, but buying an asset sounds positive. You have to think in terms of currency flow, not the nature of the transaction. Currency flow. हाँ, जब आप एक फॉरेन एसेट खरीदते हैं, you have to pay for it in foreign currency. तो foreign currency देश से बाहर जाती है. An outflow of foreign currency is always a debit. Crystal clear. Now, practice saying, the capital account records asset transactions like FDI, FII, and external borrowings. In short, the capital account tracks the buying and selling of assets across borders, reflecting a country's international investment flows and distinguishing between stable FDI and volatile FII. Okay, so we have the current account and the capital account. अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं? Let's talk about BOP surplus and deficit. Right. A BOP deficit का मतलब है कि autonomous foreign exchange payments are greater than autonomous receipts. इस deficit को कहीं ना कहीं से finance करना पड़ता है. Autonomous? ये क्या है? हम अभी डिस्कस करेंगे. But first, the analogy. Yes. अगर तुम्हारा खर्चा तुम्हारी इनकम से ज्यादा है, a deficit, तो तुम या तो अपनी सेविंग्स यूज करोगे या लोन लोगे. Exactly. सिमिलरली, एक देश जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसे कैपिटल अकाउंट सरप्लस यानी बोरोइंग या सेलिंग एसेट्स से फाइनेंस करना पड़ता है. Precisely. Let's dig deeper in our content discussion. Introduction. एक देश हमेशा के लिए a deficit नहीं रन कर सकता. So how does it all balance out? This is where the central bank enters the picture. The RBI in our case, हाँ, background. The final balance of the BOP is crucial. It tells us whether the country's foreign exchange reserves, जो central bank hold करती है, are increasing or decreasing. right. Core logic. This brings us to two very important concepts, autonomous versus accommodating transactions. Okay, here we go. Autonomous transactions. इनको above the line भी कहते हैं. ये transactions profit motive या किसी और economic reason से की जाती हैं, regardless of the BOP state. जैसे regular exports, imports, FDI. ये सब normal business है. ठीक है. Accommodating transactions या below the line transactions. ये transactions सिर्फ BOP gap को accommodate या bridge करने के लिए की जाती हैं. The prime example is the central bank buying or selling foreign currency from its reserves. अच्छा. Real world impact. इसको ऐसे सोचो. Autonomous transactions तुम्हारी regular salary और खर्चे हैं. Right. Accommodating transactions वो हैं जब महीने के एंड में पैसे कम पड़ गए और तुम्हें अपनी सेविंग्स यानी फॉरेक्स रिजर्व्स से निकालने पड़े. ये अकोमोडेशन तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस में डेफिसिट था. What a great analogy. वैसे ही आरबीआई का रिजर्व्स बेचना एक साइन है कि देश के ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में डेफिसिट है. Or, the decrease in official reserves is called the overall balance of payments deficit. Conclusion. So, the BOP must always balance in an accounting sense. Any deficit in autonomous transactions must be settled by an accommodating transaction from the central bank. This ensures the final number is always zero. That analogy makes autonomous versus accommodating so much clearer. Cross-questioning time. Give me a clear example of an autonomous transaction. An Indian firm like TCS exporting software services to the US to earn profit. ये transaction BOP state से independent है. They are doing it for their business, not to help the country's BOP. And when RBI sells dollars to balance a deficit, why is that transaction accommodating? क्योंकि इसका sole purpose BOP के deficit को cover करना है. RBI dollars बेचकर profit नहीं कमा रही. It is a consequence of the deficit created by autonomous transactions. It's a balancing item. So does the BOP always balance to zero? Then why do we talk about a deficit or surplus? Yes, in an accounting sense, it's always zero. The deficit or surplus we hear about in the news refers to the balance of autonomous transactions only. Only the above-the-line items. Exactly. If autonomous receipts are less than autonomous payments, we have a BOP deficit, which is then financed by the accommodating transaction, bringing the total account to zero. Table 6.1 in the source shows a current account deficit, but an overall balance of zero. How is that possible without a change in reserves? In that specific example, the capital account में इतना surplus था कि उसने current account deficit को पूरी तरह finance कर दिया. Okay. So the net effect of all autonomous transactions was zero और RBI को intervene करने की जरूरत नहीं पड़ी. What is the role of errors and omissions in the BOP statement? It sounds a bit suspicious. It's a statistical reality. सारे international transactions को perfectly record करना, impossible है. There will always be some statistical discrepancy. ठीक है. Errors and omissions एक balancing item है to make sure the accounts tally perfectly to zero. It's like a plug figure. Great. Now, practice. Autonomous transactions are above-the-line business transactions. Accommodating transactions like official reserve sales are below-the-line balancing transactions. In short, a country finances its autonomous deficit with a capital account surplus or by an accommodating sale of its official reserves to ensure the overall BOP always balances. तो अगर एक देश का BOP डेफिसिट में है, इसका मतलब उसकी करेंसी की डिमांड कम हो रही है, राइट? In a way, yes. और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. वो ग्लोबल बाजार जहां इन करेंसीज की कीमत तय होती है. Precisely. The foreign exchange market or forex market is the market where national currencies are traded for one another. It's not a physical place like a stock exchange. Right. It's a worldwide network of banks, brokers, and financial institutions. A real-life analogy would be a giant 24/7 global supermarket for currencies. Perfect. If you have rupees and you need dollars to pay for your Netflix subscription, you go to this market through your bank and buy dollars using your rupees. Perfect analogy. Let's move to the content discussion. Introduction.
This market is essential for international trade and investment to happen. इसके बिना एक इंडियन इंपोर्टर एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर को पे कैसे करेगा? True. The price at which one currency exchanges for another in this market is called the exchange rate. Okay. Background: the forex market is the largest financial market in the world. Trillions of dollars are traded every single day. The major players are commercial banks, central banks, brokerage firms, and multinational corporations. Trillions a day. Wow. Core logic: the exchange rate is simply the price of one currency in terms of another. For example, अगर exchange rate 80 रुपए per dollar है, it means you need 80 rupees to buy one US dollar. इसको कोट करने के दो तरीके हैं. Okay. एक है डायरेक्ट कोट, how much of the domestic currency is needed for one unit of foreign currency, जैसे 80 rupees to $1. Right. और दूसरा है इनडायरेक्ट कोट, how much of the foreign currency is needed for one unit of domestic currency, जैसे $0.0125, 80 rupees. Okay. Direct and indirect. Real world impact: the exchange rate affects everyone. अगर रुपी वीकर हो जाए, say from 80 rupees to 85 rupees, तो imports महंगे हो जाते हैं. आपका foreign travel या imported phone महंगा हो जाता है. But इससे Indian exports cheaper हो जाते हैं and more attractive to foreigners. So it's a double-edged sword. Conclusion: so the foreign exchange market is the plumbing of the global economy. It facilitates the flow of money across borders, और जो exchange rate यहाँ determine होता है, उसका एक profound impact होता है on a country's trade, inflation, and economic growth. Okay, this is fascinating. Cross-questioning time. Who are the main participants in the forex market? Is it just governments? No, it's a wide range. सबसे बड़े players हैं large commercial banks. फिर आते हैं multinational corporations जो business के लिए currencies convert करते हैं. Central banks जो अपनी currency की value manage करने के लिए intervene करते हैं. और यहाँ तक कि individual speculators जो profit कमाने की कोशिश करते हैं. If it's not a physical market, how does trading happen? It happens electronically, over the counter यानी OTC, through vast computer networks जो banks और financial institutions को पूरे globe में connect करते हैं. टोक्यो से लंदन to New York. इसीलिए ये 24 hours operate कर सकता है. You mentioned a direct and indirect quote. Can you give another example? Sure. Let's take the euro. A direct quote would be 90 euro. An indirect quote would be 0.011 rupee. दोनों same value represent करते हैं, बस अलग तरीके से express किए गए हैं. How does the exchange rate affect a student studying abroad? Hugely. अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीकन हो जाए, say from 80 to 85, तो उनकी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस यूएस में जब रुपीज से कन्वर्ट करेंगे, सडनली 6% से ज्यादा बढ़ जाएंगे. फॉरेन एजुकेशन महंगी हो जाएगी. And what's the difference between the spot market and the forwards market in forex? The spot market is for immediate exchange of currencies, for transactions happening on the spot. Okay. The forwards market is for transactions जो फ्यूचर डेट पर होंगी, लेकिन एक्सचेंज रेट आज ही अग्री कर लिया जाता है. बिजनेसेस इससे फ्यूचर रेट फ्लक्चुएशन से बचने के लिए यूज करते हैं. Great. Now practice saying the foreign exchange market is a global marketplace for trading currencies, and the price is called the exchange rate. In short, the foreign exchange market is the backbone of international finance, where currencies are traded and their relative values or exchange rates are determined. Okay. We know what the foreign market is. But how is the price, the exchange rate, actually decided? Let's discuss the determination of the exchange rate. Just like the price of anything else in a market, जैसे onions या stocks, the exchange rate is determined by the forces of demand and supply. Demand and supply, the golden rule of economics. हाँ, specifically the demand for and supply of foreign exchange. Let's take a simple example. Let's talk about the rupee-dollar exchange rate. यहाँ पर जो good trade हो रहा है, वो है US dollar. ठीक है. People in India who want to buy US goods, travel to the US or invest in the US will demand dollars. They will offer rupees to get dollars. Exactly. और जिन लोगों ने डॉलर्स अर्न किए हैं, जैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स या अमेरिकन टूरिस्ट्स इन इंडिया, वो अपने डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना चाहेंगे. They will supply dollars to the market. Let's break this down. Introduction. In a flexible exchange rate system, the equilibrium exchange rate वहाँ होता है जहाँ the quantity of foreign exchange demanded equals the quantity supplied. Equilibrium. Background. Understanding the sources of demand and supply is key to understanding why exchange rates fluctuate every single day. Right. Core logic. तो लोग foreign exchange, e.g. डॉलर्स, डिमांड क्यों करते हैं? Number 1, to buy foreign goods and services, यानी imports. Number 2, to send gifts or make transfers abroad. And 3, to purchase financial assets abroad. Okay. और यहाँ एक inverse relationship है. अगर डॉलर सस्ता हो जाए, तो US goods सस्ते हो जाएंगे, तो डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ जाएगी. Makes sense. और सप्लाई कहाँ से आती है? Export से. हाँ, foreigners buying our goods and services, यानी exports. Foreigners sending gifts to our country. और foreigners purchasing our assets, यानी FDI, FII. ठीक है. यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर डॉलर महंगा हो जाए, तो इंडियन गुड्स उनके लिए सस्ते हो जाएंगे. वो ज्यादा खरीदेंगे, तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स इंडिया में बढ़ जाएगी. Real world impact. Imagine the US economy is booming. Americans will want to buy more Indian goods and invest more in the Indian stock market. Okay. This will increase the supply of dollars in India's forex market. An increase in supply with demand remaining the same will cause the price of the dollar to fall. Dollar सस्ता हो जाएगा, say from 83 rupees to 80 rupees. Conclusion. The exchange rate is not a random number. It's a dynamic price that constantly adjusts to reflect the balance of demand and supply for a currency, which in turn reflects a country's trade and investment flows. This supply and demand logic is very clear. Let's cross-question.
So if many Indian students decide to go to the US for studies, how would that affect the rupee-dollar rate? That would increase the demand for dollars क्योंकि स्टूडेंट्स को फीस पे करने के लिए डॉलर्स चाहिए। Right. अगर सप्लाई ऑफ डॉलर्स चेंज ना हो तो ये इंक्रीज डिमांड डॉलर की प्राइस को ऊपर पुश करेगी। रूपी वीकेंड हो जाएगा, से फ्रॉम 83 रुपीस टू 84 रुपीस पर डॉलर। What role do interest rates play in this? बहुत बड़ा रोल। अगर इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स यूएस से काफी ज्यादा हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। For higher returns. हाँ, दे विल ब्रिंग इन डॉलर्स एंड कन्वर्ट देम टू रुपीस, जिससे सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ जाएगी। दिस वुड स्ट्रेंथन द रूपी। So speculation can also drive the exchange rate. If people expect the rupee to weaken in the future, what happens? Absolutely. अगर speculators expect the rupee to weaken, वो आज ही डॉलर्स खरीदना शुरू कर देंगे to sell them at a higher price later. Okay. This act of buying dollars increases the current demand for dollars, which ironically causes the rupee to weaken right away. It becomes a self-fulfilling prophecy. Does tourism affect the exchange rate? Yes. जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं, वो फॉरेन करेंसी लाते हैं और उसे बेचकर रुपीस लेते हैं। This increases the supply of foreign currency and strengthens the rupee. The opposite happens when Indian tourists go abroad. So, if the government of India launches a Make in India campaign that successfully boosts exports, what is the likely impact on the exchange rate? More exports mean more earnings in foreign currency. Exporters will convert this foreign currency into rupees, जिससे market में foreign currency की supply बढ़ जाएगी. This will lead to the rupee getting stronger. Great. Now, practice saying, in a flexible system, the exchange rate is determined by the demand for and supply of foreign currency. In short, the exchange rate is the equilibrium price in the forex market, balancing the demand from imports foreign investments and supply from exports foreign investment in India of a currency. Now that we know how the rate is determined, let's look at the different systems countries use. First up is flexible exchange rates. A flexible exchange rate system is also known as a floating exchange rate system. इस system में exchange rate is determined freely by the market forces of demand and supply, with no intervention from the central bank. Acha. A good analogy for this is a boat floating on the sea. The boat's level, yani exchange rate, goes up and down with the waves, yani market forces. The government just watches. That's a perfect way to put it. Let's discuss this further. Introduction. In a pure flexible rate system, central bank कोई foreign exchange reserves hold नहीं करती, क्योंकि उसे कभी market में intervene करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, और BOP हमेशा automatically balanced रहता है। interesting. Background. This system became popular after the collapse of the Bretton Woods system in the early 1970s. Major currencies जैसे US dollar, euro, Japanese yen सब largely flexible system पर operate करते हैं। Right. Core logic. यहाँ दो key terms हैं, depreciation and appreciation. Okay. Depreciation. ये तब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्सेस फॉरेन करेंसी के रिलेशन में गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर रेट $80 से $83 हो जाए तो रुपी डिप्रिशिएट हो गया। अब $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस लगेंगे। ठीक है। अप्रिसिएशन ये तब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्सेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेट $80 से $78 हो जाए तो रुपी अप्रिशिएट हो गया। अब कम रुपीस लगेंगे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसका मेन एडवांटेज है कि ये सिस्टम BOP डेफिसिट्स या सरप्लसेस को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो उसकी करेंसी नेचुरली डिप्रिशिएट होगी। इससे उसके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट्स महंगे, जो ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प करेगा। इट्स अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। Conclusion. However, the downside is volatility. Constant fluctuations in the exchange rate can create uncertainty for businesses involved in international trade and investment. Planning मुश्किल हो जाती है। Okay, let's clarify the terminology with some questions. What is the core difference between depreciation and devaluation? They sound very similar. This is a crucial distinction. Depreciation होता है एक flexible exchange rate system में due to market forces. Market forces. हाँ, devaluation जो हम आगे डिस्कस करेंगे एक official lowering of the currency's value है by the government in a fixed exchange rate system. आउटकम सेम है, करेंसी सस्ती हो जाती है, बट कॉज अलग है। So, if a country's central bank does absolutely nothing, the BOP will always be balanced under a flexible rate system? इन थियरी यस। अगर फॉरेन करेंसी की एक्सेस डिमांड है यानी एक पोटेंशियल डेफिसिट, तो डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस सिंपली गिर जाएगी यानी डिप्रिशिएट हो जाएगी जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। अच्छा। तो सेंट्रल बैंक को फिल करने के लिए कोई गैप ही नहीं बचता। द प्राइस डज ऑल द एडजस्टमेंट। Does depreciation of a currency always help a country's exports? जनरली यस, क्योंकि गुड्स फॉरेनर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं। हाउएवर, अगर कंट्री एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर हेविली रिलाई करती है तो बेनिफिट कम हो सकता है। Example? अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है, हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इंपोर्टेड पार्ट्स यूज करके फोन असेंबल करते हैं तो उन पार्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, which might offset some of the export advantage. How does appreciation affect a common person if the rupee appreciates from 83 rupees to 80 rupees per dollar? It's a mixed bag. आपकी यूएस ट्रिप सस्ती हो जाएगी, इंपोर्टेड आईफोन का प्राइस शायद कम हो जाए, That's good. लेकिन इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी सफर कर सकती हैं क्योंकि उनके गुड्स अब फॉरेनर्स के लिए महंगे हो गए हैं। इससे सेल्स कम हो सकती है और उन सेक्टर्स में जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। Who benefits from the volatility in a flexible rate system? करेंसी स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स बेनिफिट कर सकते हैं। वो इन शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के लिए ये वॉलेटिलिटी अक्सर एक हेडेक होती है। Great. Now, practice saying,
In a flexible system, a market-driven fall in currency value is depreciation and a rise is appreciation. In short, a flexible exchange rate is determined by the market, providing automatic BOP adjustment through appreciation and depreciation, but at the cost of potential volatility. So if a floating boat is the flexible system, what's the opposite? That would be our next topic, fixed exchange rates. Exactly. एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, वो है जहां गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसीज या गोल्ड जैसी कमोडिटी के अगेंस्ट फिक्स कर देती है. The analogy here would be an anchored ship. Ship यानी exchange rate एक एंकर जैसे डॉलर से बंधी हुई है और मार्केट फोर्सेस के साथ मूव नहीं कर सकती और गवर्नमेंट इस रस्सी को टाइट रखने के लिए काम करती है. A very fitting analogy. Let's get into the details. Introduction. Under this system, the government is committed to maintaining this fixed rate, जिसे अक्सर par value कहते हैं. ऐसा करने के लिए सेंट्रल बैंक को फॉरेक्स मार्केट में अपनी करेंसी खरीदने या बेचने के लिए तैयार रहना पड़ता है. Okay. Background. This was the dominant system for much of the 20th century under the gold standard and the Bretton Woods system. आज भी कई स्मॉलर इकोनॉमीज अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर या यूरो से पेग करती हैं फॉर स्टेबिलिटी. Right. Core logic. The key terms here are devaluation and revaluation. The counterparts to depreciation and appreciation. Correct. Devaluation ये एक deliberate official reduction है in the value of a currency by the government in a fixed exchange rate system. For example, अगर इंडिया का fixed rate 50 rupees a dollar था और गवर्नमेंट ने officially उसे 60 rupees a dollar कर दिया, that would be a devaluation. Revaluation ये एक deliberate official increase है in the value of a currency by the government. ऑफिशियल रेट को 50 रुपीज से 45 रुपीज करना एक रीवैल्यूएशन होगा. Real world impact. मेन एडवांटेज है स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी. ये बिजनेसेस के लिए करेंसी रिस्क को एलिमिनेट करता है जो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? The big disadvantage is that the central bank needs to hold large amounts of foreign exchange reserves to defend the peg. अगर मार्केट प्रेशर बहुत स्ट्रांग है तो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स खत्म हो सकते हैं, लीडिंग टू अ क्राइसिस. Conclusion. A fixed exchange rate system is a promise by the government, a promise to keep the currency's value stable. But keeping that promise can be very expensive and difficult, especially when the market believes the fixed value is wrong. Okay, let's do the cross questioning. How exactly does a central bank defend the peg? Let's say the fixed rate is 80 rupees dollar, but market forces are pushing it to 85 rupees dollar. What does RBI do? डॉलर सेल करेगी. अच्छा. डॉलर्स की सप्लाई बढ़ाकर वो एक्सेस डिमांड को मीट करती है और रेट को वापस 80 रुपीस तक ले आती है. And what if the market is pushing the rate down to 75 rupees? Then there is an excess supply of dollars. RBI ऑपोजिट करेगी. वो मार्केट से एक्सेस डॉलर्स रुपीस यूज करके खरीद लेगी. This increases the demand for dollars and pushes the rate back up to the target of 80 rupees. और इस प्रोसेस में RBI के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे. हाँ. Why would a country choose to devalue its currency? It sounds like a bad thing. एक कंट्री अपनी करेंसी डिवैल्यू कर सकती है टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट्स एंड मेक देम मोर कम्पिटिटिव. इससे इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं जो लोगों को डोमेस्टिक गुड्स खरीदने के लिए एनकरेज करता है. दिस कैन हेल्प टू फिक्स अ पर्सिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट. इंडिया ने 1991 में यही किया था. So a fixed rate system means the country loses control over its monetary policy, right? टू अ लार्ज एक्सटेंट येस. फॉर इंस्टेंस अगर कंट्री अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करना चाहती है लेकिन इससे कैपिटल फ्लो आउट होता है और करेंसी पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है तो वो फ्रीली ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक्सचेंज रेट पेग मेंटेन करने को प्रायोरिटी देनी पड़ती है ओवर इट्स डोमेस्टिक पॉलिसी गोल्स. Which system is better, fixed or flexible? That's the million-dollar question in international economics. There's no single answer. It depends on the country's specific circumstances. Flexible rates offer policy independence and automatic adjustment, but with volatility. Right. Fixed rates offer stability and certainty, but at the cost of policy independence and the risk of a crisis. Okay. Now practice saying, in a fixed system, a government-led fall in currency value is devaluation, and a rise is revaluation. In short, a fixed exchange rate offers stability by pegging the currency's value, but it requires the central bank to actively intervene using its reserves and can limit domestic policy freedom. So we have the floating boat, flexible, and the anchored ship, fixed. Is there a middle ground? Yes, there is. Our next topic, managed floating exchange rates. This is the system that most countries, including India, use today. It's a hybrid, या एक mix of the flexible and fixed rate systems. Exchange rate primarily market forces से determine होता है, लेकिन central bank forex market में intervene करती है to prevent excessive fluctuations. The perfect analogy here would be a boat with a small anchor that can be pulled up or dropped as needed. Go on. Most of the time, the boat floats freely. But if the sea gets too stormy, मतलब बहुत ज़्यादा volatility, तो captain यानी central bank anchor को थोड़ी देर के लिए drop कर सकता है to stabilize the ship. That is an excellent way to describe it. It's often called a dirty float. Let's discuss it. Introduction. The goal of managed floating is to get the best of both worlds, the flexibility of a floating rate and the stability of a fixed rate. The best of both. Background. After the collapse of the Bretton Woods system, countries realized that a pure float could be too volatile and a pure fix too rigid. Managed floating emerged as a practical compromise. Core logic. Under this system, the central bank doesn't have a specific, publicly announced par value to defend. लेकिन उसके पास एक desirable range का idea होता है. A range, not a point. हाँ,
अगर करेंसी इस रेंज से बहुत दूर जाती है या बहुत तेजी से मूव करती है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी. It will buy or sell foreign currency to manage the exchange rate. Real world impact. For India, the RBI stated policy is to manage volatility, not to target a specific exchange rate level. Right. So, if the rupee starts depreciating very rapidly, say from 83 to 85 in a few days, the RBI might sell dollars to slow down the fall. It's trying to prevent panic and disruption. Conclusion. Managed floating is a pragmatic but complex system. It gives the central bank a degree of control, but it also requires skillful management and large forex reserves. It's a constant balancing act between letting the market work and preventing it from causing chaos. This sounds like a very practical approach. Let's do some cross-questioning. How is managing volatility different from targeting a specific rate? Targeting a rate का मतलब है you are committed to maintaining a specific number, say 80 rupees dollar. Managing volatility का मतलब है you don't care if the rate is 80, 82 or 84 as long as the movement between these levels is gradual and orderly. So you're managing the speed of the change, not the level. Exactly. Not the level itself. Why is this system sometimes called a dirty float? It's called dirty by some economists क्योंकि central bank का intervention transparent नहीं होता. एक pure float यानी clean float में कोई intervention नहीं होता. ठीक है. एक dirty float में central bank के actions clean market forces के साथ interfere करते हैं, but without the clear rules of a fixed system. What are the main challenges of a managed float system for a central bank? One of the biggest challenges is knowing when to intervene and by how much. बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा इंटरवीन करने से वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेस्ट हो सकते हैं और बहुत लेट इंटरवीन करने से वॉलेटिलिटी आउट ऑफ हैंड जा सकती है. इट्स अ जजमेंट कॉल. And the system still lead to a currency crisis like a fixed rate system can? द रिस्क इज लोअर बट नॉट जीरो. अगर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड को बहुत देर तक रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, फॉर एग्जांपल एक डिप्रिसिएशन को रोकने की जो वीक इकोनॉमिक फंडामेंटल से जस्टिफाइड है, Then? तो वो अभी भी अपने रिजर्व्स बहुत तेजी से डिप्लीट कर सकती है, लीडिंग टू अ क्राइसिस. So in essence, managed floating allows a country to have an independent monetary policy similar to a flexible system. Yes, it allows for much more monetary policy independence than a fixed system. Central bank domestic needs जैसे inflation और growth के basis पर interest rate set कर सकती है while using its reserves to iron out any excessive currency volatility. Very clear. Now, practicing managed floating is a hybrid system where the market sets the rate, but the central bank intervenes to manage volatility. Bank managed stability. We've talked about all these systems, but where did they come from? Let's take a journey back in time, starting with a historical perspective, the gold standard. The gold standard was a system that prevailed from around the 1870s until the First World War. इस सिस्टम के अंदर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू डायरेक्टली एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड से लिंक्ड थी. This is a really interesting idea. It's like saying, my $1 bill is not just a piece of paper, it is a receipt that you can at any time exchange for a certain amount of real gold. हाँ, बिल्कुल. This gives people a lot of confidence in the currency. Values defined in terms of gold. For example, the US might define $1 as equal to 1/20th of an ounce of gold. Okay, The UK might define £1 sterling as 1/14th of an ounce of gold. right. Background. इससे पहले कई कंट्रीज बायमेटलिज्म यानी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों यूज करती थी, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड अ मोर स्टेबल यूनिफाइड सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. Core logic. क्योंकि हर करेंसी की एक फिक्स्ड वैल्यू इन गोल्ड थी, तो करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट्स भी फिक्स थे. Right. हमारे एग्जांपल में 1 pound 14 ounces gold would be worth 5 times as much as $1 120 ounces gold. So the exchange rate would be fixed at 1 pound equals to $5. इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मिंट बार ऑफ एक्सचेंज कहते थे. अच्छा, इस सिस्टम में एक पावरफुल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी था. अगर एक कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है, तो उसे अपने एक्सेस इंपोर्ट्स के लिए दूसरे देशों को गोल्ड शिप करना पड़ता था. गोल्ड आउटफ्लो. हाँ, द लॉस ऑफ गोल्ड वुड रिड्यूस द मनी सप्लाई, कॉजिंग प्राइसेस टू फॉल. इससे उसके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते थे, helping to correct the trade deficit. Real world impact. The gold standard provided great exchange rate stability, जिससे world trade में a huge expansion हुआ. However, इसका एक major flaw था. क्या? एक कंट्री की मनी सप्लाई उसके स्टॉक ऑफ गोल्ड से बंधी हुई थी. A country couldn't print more money to fight a recession unless it found more gold. ये फ्लेक्सिबिलिटी की कमी इसके कोलैप्स का एक मेजर रीजन बनी. Conclusion. The gold standard represented an era of fixed exchange rates and trust in currency backed by a physical asset. But it ultimately proved too rigid for the needs of modern economies, especially during times of war and economic depression. This is fascinating. So under the gold standard, a country couldn't just print money whenever it wanted? Correct. The amount of money it could issue was limited by the amount of gold it held in its reserves. इससे एक डिसिप्लिन इंपोज होता था और गवर्नमेंट्स हाई इन्फ्लेशन कॉज नहीं कर पाती थी. What was the main reason for its collapse? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द प्राइमरी रीजन. कंट्रीज को वॉर फाइनेंस करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड सस्पेंड कर दी और लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी प्रिंट किए. अच्छा. इससे सिस्टम का डिसिप्लिन टूट गया और वॉर के बाद अच्छे से इफेक्टिवली रीएस्टैब्लिश नहीं हो पाया. You mentioned an automatic adjustment mechanism. Could you explain that again with an example? Sure. Imagine Britain has a trade deficit with the US. ब्रिटेन को यूएस को गोल्ड शिप करना पड़ेगा टू पे फॉर इट्स एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स. Okay. ये गोल्ड आउटफ्लो ब्रिटेन की मनी सप्लाई को श्रिंक कर देगा. उस टाइम की इकोनॉमिक थियरी के हिसाब से इससे ब्रिटेन में प्राइसेस और वेजेस गिर जाएंगे.
लोअर प्राइसेस ब्रिटिश गुड्स को मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे, एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे और डेफिसिट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. Did all countries have to be on the gold standard for it to work? For the system of fixed international exchange rates to work smoothly, yes, all major trading nations को rules adhere करने पड़ते थे. अपनी करेंसी को गोल्ड में डिफाइन करना और गोल्ड का फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करना. Why don't we go back to the gold standard today for stability? Great question. Most economists argue it would be a bad idea. World's economy इतनी ग्रो कर चुकी है कि गोल्ड की सप्लाई उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटी है. और मनी सप्लाई को गोल्ड से बांधना गवर्नमेंट की एबिलिटी को टू फाइट रिसेशंस सिवियरली रिस्ट्रिक्ट कर देगा. It's considered too inflexible for the modern world. Okay, now practicing, the gold standard was a system where currency value was fixed to a specific amount of gold, ensuring fixed exchange rates. In short, the gold standard provided exchange rate stability by anchoring currencies to gold, but its rigidity and inability to handle economic shocks led to its eventual demise. After the chaos of the Great Depression and World War II, the world needed a new system. This brings us to our next stop in history, the Bretton Woods system. Right. In 1944, delegates from 44 allied nations met in Bretton Woods, New Hampshire, USA, to design a new international monetary framework. उनका गोल था एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करे. It sounds like a history movie, a group of smart people getting together in a hotel to redesign the world's financial system. और इसका आउटकम एक सिस्टम था जो almost 30 साल चला. It was a monumental event. Let's discuss what they created. Introduction. The Bretton Woods system created a new kind of fixed exchange rate system जिसे adjustable peg system कहते हैं. इससे दो major international institutions भी बने, the International Monetary Fund, the IMF, and the World Bank. IMF and World Bank. Background. The world had learned a tough lesson. Gold standard बहुत rigid था, interwallers के floating rates बहुत chaotic थे, they needed a middle ground. Right. Core logic. ये how it worked. US dollar system का center था. US dollar की वैल्यू गोल्ड से पेग थी at a fixed rate of $35 per ounce. Okay, dollar was the anchor. हाँ, बाकी सभी मेंबर कंट्रीज ने अपनी करेंसीज को US डॉलर से एक फिक्स्ड रेट पर पेग किया. So it was a gold exchange standard. The rates were fixed but not permanently. मतलब? एक कंट्री अपना एक्सचेंज रेट चेंज कर सकती थी अगर वो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम फेस कर रही हो, लेकिन सिर्फ IMF की परमिशन से. और IMF को इसलिए बनाया गया था टू ओवरसी द सिस्टम एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स. Real world impact. The Bretton Woods system ने एक era of unprecedented global economic growth और stability लाया जिसे golden age of capitalism भी कहते हैं. It successfully promoted world trade and reconstruction after the war. Conclusion. However, the system had a fatal flaw. It depended on the world's trust in the US dollar and the US's ability to convert dollars into gold. और वो ट्रस्ट टूट गया? हाँ, by the late 1960s, वियतनाम वॉर और दूसरे स्पेंडिंग के कारण US ने बहुत ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिए थे. दूसरे देशों का फेथ कम होने लगा और वो अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगने लगे. Oh. In 1971, US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड सस्पेंड कर दी, effectively ending the Bretton Woods system. Wow. So the entire system was built on the US dollar, and when the dollar got into trouble, the whole system collapsed? Let's do a cross questioning. What was the main role of the IMF in this system? IMF के दो मेन रोल्स थे. पहला, वो सिस्टम का अंपायर था, ये एंश्योर करता था कि कंट्रीज रूल्स फॉलो करें. दूसरा, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था. मतलब? वो उन कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स देता था जिन्हें अपना पेग डिफेंड करने में मुश्किल हो रही थी, ताकि उन्हें अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फिक्स करने का टाइम मिल जाए. Why was it called an adjustable peg? How is that different from a simple fixed rate? इट वॉज डिफरेंट क्योंकि ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता था. एक सिंपल फिक्स्ड रेट परमानेंट होता है. एडजस्टेबल पार्ट का मतलब था कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन फंडामेंटली चेंज हो जाए तो उसे अपना पेग एक नए मोर रियलिस्टिक लेवल पर चेंज करने की परमिशन थी. What caused the US to have so many dollars floating around the world? A persistent US balance of payments deficit. The US was spending more abroad than it was earning, partly due to the cost of the Vietnam War and large overseas investments. इससे a flood of dollars global economy में आ गया. So what happened right after 1971 when the system collapsed? It was a period of uncertainty. Major currencies को decades में पहली बार एक दूसरे के against freely float करने दिया गया. This marked the beginning of the modern era of floating or managed floating exchange rates. And what about the World Bank? What was its role? World Bank को IMF के साथ ही बनाया गया था, but with a different mission. उसका पर्पस था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना. अच्छा. जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में डैम्स, रोड्स और पावर प्लांट्स बनाना. IMF था शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड बैंक था लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए. Fascinating history. Now practice saying the Bretton Woods system was an adjustable peg system with the US dollar backed by gold at its center. In short, the Bretton Woods system provided post-war stability and growth by creating an adjustable peg system centered on the US dollar. But it collapsed in 1971 when the dollar's link to gold was broken. After that global history lesson, let's bring it all home. It's time for a real-life story. Exchange rate management, the Indian experience. The story really starts with the crisis of 1991.
इमेजिन दिस, इंडिया उस टाइम 800 मिलियन से ज्यादा लोगों का देश, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम थे कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए पे कर सकती थी। 2 weeks. हाँ, इट वॉज अ नेशनल इमरजेंसी। इस क्राइसिस ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, स्पेशली एक्सचेंज रेट पॉलिसी, हमेशा के लिए बदल दी। That's a dramatic opening. Let's trace this path from crisis to a modern economy. This is a fascinating shift from control to liberalization. इंट्रोडक्शन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने ग्लोबल ट्रेंड फॉलो किया और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। हमारे हिस्टोरिकल टाइज के कारण रुपी को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से पेग किया गया था। ठीक है. बैकग्राउंड, इन 1975 जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो चुका था और इंडिया के ट्रेड में यूके का शेयर कम हो रहा था, तो रुपी को पाउंड से डीलिंक कर दिया गया। फिर उसे एक बास्केट ऑफ करेंसीज से पेग किया गया, बट ये अभी भी एक फिक्स्ड सिस्टम ही था। Right. कोर लॉजिक। एंड देन केम द बिग वन, द 1991 बीओपी क्राइसिस। गल्फ वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे थे, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया। इसने गल्फ में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स से आने वाले रेमिटेंसेस को भी रोक दिया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स क्रिटिकली लो लेवल पर आ गए। द रिस्पॉन्स वाज ड्रास्टिक। What happened? नंबर 1, इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व्स प्लेज करने पड़े लोन्स के लिए। Oh. नंबर 2, द गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में एक शार्प 2-step devaluation of about 18-19% किया to make exports cheaper। Devaluation. The fixed rate tool. हाँ। नंबर 3, इन 1992 एक ट्रांजिशनल सिस्टम, जिसे लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लर्म्स कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। Dual? मतलब 2 rates. हाँ, 40% ऑफ फॉरेन अर्निंग्स को एक ऑफिशियल फिक्स्ड रेट पर कन्वर्ट करना पड़ता था और 60% को मार्केट डिटरमिन्ड रेट पर। Complex. ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज्यादा देर नहीं चला। इन 1993 the dual rates were merged into a single market determined exchange rate। Real world impact. In 1994, इंडिया ने फॉर्मली IMF का आर्टिकल 8 एक्सेप्ट किया, जिसका मतलब था वी कमिटेड टू करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। Finally, Rupees exchange rate was now market determined, with the RBI intervening only to ensure orderly conditions. We had officially moved to a managed float system. इस शिफ्ट ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा रिजिलियंट और वर्ल्ड से इंटीग्रेटेड बनाया। conclusion. India's journey from a rigid fixed peg to a modern managed float is a powerful example of how a severe crisis can trigger fundamental positive reforms that shape the economy for decades to come. The 1991 story is truly a turning point in India's history. Let's do our final cross-questioning. What was the main trigger for the 1991 crisis? The immediate trigger was the Gulf crisis, जिससे oil prices बढ़ गए और remittances रुक गए. This led to a severe BOP problem. But underlying causes सालों की poor economic policies थीं. Why did India have to devalue the rupee in 1991? What was the goal? The goal was to make Indian exports much cheaper and more competitive on the world market, ताकि हम ज्यादा foreign exchange earn कर सकें. इससे imports भी महंगे हो गए to reduce the import bill. It was an emergency measure. What was the logic behind the strange dual exchange rate system, LERMS? लेमर्स एक cautious intermediate step था। गवर्नमेंट एकदम से फुल मार्केट डिटरमिन्ड रेट पर नहीं जाना चाहती थी। Right. 40% एक्सपोर्ट अर्निंग्स को लोअर ऑफिशियल रेट पर रखकर गवर्नमेंट एसेंशियली एक्सपोर्टर्स को टैक्स कर रही थी टू गेट चीप फॉरेन करेंसी फॉर इट्स ओन एसेंशियल इंपोर्ट्स। It was a transitionary phase. What is India's exchange rate system today? To summarize, Today, India operates on a market-determined, managed float system. Rate, demand और supply से decide होता है, but the RBI can and does intervene to curb excess volatility and maintain orderly market conditions. and finally, what does current account convertibility mean in simple terms for a common person? इसका मतलब है कि आप किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट की परमिशन के बिना फॉरेन करेंसी खरीद या बेच सकते हैं, जैसे इंपोर्ट्स के लिए पे करना, ट्रैवल करना या रिलेटिव्स को पैसे भेजना। इट मेक्स डे टू डे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मच इजियर। Fantastic. Now, practice saying India moved from a peg system to a dual exchange rate system, LRMS, and finally to a market-determined managed float in 1993. In short, the 1991 BOP crisis was a watershed moment that forced India to devalue the rupee and transition from a rigid fixed exchange rate to a modern market-oriented managed floating system. So that was a super deep exploration of open economy macroeconomics. What a journey, dost. हमने देखा कि कैसे एक देश की इकोनॉमी ग्लोबल स्टेज पर इंटरैक्ट करती है। It was fantastic. We really covered the entire spectrum. The broad micro theme was, of course, open economy, macroeconomics, understanding global financial interactions. And let's do an enthusiastic recap. Let's. We started with what an open economy is, or excess leakage and injections, के crucial concepts. Then we decoded the balance of payments, BOP, breaking it down into the current account and the capital account. We also understood the difference between stable FDI and hot money, FII. We then jumped into the foreign exchange market, understanding how demand and supply determine the exchange rate. And we clearly distinguish between different systems: flexible, depreciation, appreciation; fixed, devaluation, revaluation; and the middle path of managed floating. Finally, we traveled through time from the gold standard to the Bretton Woods system and capped it off with India's own incredible journey from the 1991 crisis to today's modern system. Cool, na? Very cool. Now it's time to test your understanding with some content probes. Try to answer these out loud. Number 1. Explain the difference between balance of trade and current account balance to a friend using a simple analogy. 2. In 1 minute, define FTI and FII with one real-world example for each. 3.
Why is an import considered a leakage from the circular flow of income? 4. What is the core difference between depreciation and devaluation? Hint, one is by the market, one is by the government. 5. Describe the system of managed floating in 2 sentences using the boat analogy. And 6. What was the 1991 BOP crisis in India and what was its biggest impact on our exchange rate policy? Or here's a final challenge to apply your new superpower. Find a recent news article about India's quarterly balance of payments data from the RBI website. Try to identify the key numbers, the current account deficit or surplus, the major components of the capital account, and the overall change in foreign exchange reserves. देखो कि थ्योरी रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होती है. We hope this detailed session was super helpful. अगर मजा आया और कुछ नया सीखा and you made it all the way to the end, then you are a true deep diver. Please subscribe करना, comment में बताओ what you found most interesting and share it with your friends. अगली बार एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे. Until then, keep learning, keep questioning.